Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am a mentor रामबाई यादव। Learners, जैसा कि हम जानते हैं ये जो चैप्टर इंडिगो है दैट इज वेरी लॉन्ग, तो इसकी मैं आपको ब्रीफ समरी दे रही हूँ ताकि आप इसको जल्दी से रिवाइज कर सको और इस समरी में आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिससे सारे क्वेश्चंस कंप्लीटली आप कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ चैप्टर इंडिगो। इंडिगो जो चैप्टर है दैट इज रिटन बाय लुइस फिशर। लुइस फिशर इज बेसिकली फ्रॉम फिलाडेल्फिया और वो जो ब्रिटिश आर्मी में क्या थे, एज ए वॉलंटियर सर्विस करते थे। अब क्या होता है कि लुइस फिशर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा। दिस इज द बायोग्राफी ऑफ गांधी जी। और इस बुक में इंडिगो जो चैप्टर है, इस बुक का एक छोटा सा पार्ट है, एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मीन्स अ ब्रीफ यू कैन से पार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर। तो इंडिगो कहाँ से लिया गया है? लुइस फिशर की बुक द लाइफ ऑफ महात्मा से लिया गया है। उसका एक एक्सर्प्ट है, एक ब्रीफ पार्ट है। तो इसमें क्या है पूरी इंडिगो की स्टोरी में देखते हैं। ये जो वैसे आप देखेंगे ना, इंडिगो जो चैप्टर है ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एक टर्निंग पॉइंट रहा है जो कि आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले गांधी जी कभी भी इस फेवर में नहीं थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से जाए, लेकिन जब उन्होंने चंपारण विजिट किया, वहां के लोगों से बातचीत की, तो ही डिसाइडेड दैट ब्रिटिशर्स शुड लीव इंडिया एंड दिस चंपारण एपिसोड इज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कि स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि 1942 में लुइस फिशर गांधी जी से मिलते हैं। कहां पर? उनके आश्रम सेवाग्राम में। तो वहां पे क्या होता है, गांधी जी अपनी पुरानी यादें रिकलेक्ट करते हैं, विचार करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि 1916 में क्या हुआ। याद करके गांधी जी आगे बोलते हैं कि उस टाइम क्या है, 1916 में इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर और एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रहा था। कहां पे? इन लखनऊ। और उस टाइम अराउंड 2301 डेलीगेट्स एंड विजिटर्स वहां आए हुए थे, यानी कि बड़े बड़े ऑफिशियल्स और विजिटर्स वहां थे। और ये कन्वेंशन चल रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। तभी गांधी जी वहां नोटिस करते हैं कि एक बहुत ही इनिशिएटेड क्या होता है, बड़े ही वीक थिन एक पीजेंट है, एक शेयर क्रॉपर है जिसका नाम क्या है, राजकुमार शुक्ला। वो वहां पे आते हैं और गांधी जी से मिलते हैं और बताते हैं कि दैट आई एम फ्रॉम चंपारण, आई एम अ शेयर क्रॉपर। ठीक है। उसके बाद वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार गांधी जी चंपारण विजिट करें। तो उस टाइम गांधी जी बड़े ही बिजी होते। एक क्वेश्चन आते हैं कि राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों कहा है, देखते हैं। अब देखिए, गांधी जी उस टाइम बड़े ही बिजी थी, उनकी आगे की कई अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी फिक्स थी, लेकिन राजकुमार शुक्ला जहां भी गांधी जी गए वो वहां पर उनको फॉलो करते रहे। गांधी जी को कहां पे जाना था, कानपुर में, उनके साथ गए। उसके बाद गांधी जी हैड टू विजिट सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वहां पे भी उनके साथ गए। उसके बाद कहां पे पहुंचे गांधी जी, आश्रम नियर अहमदाबाद, उनको अकंपनी करते हुए वहीं भी जा रहे हैं। जब गांधी जी नोटिस कर रहे हैं कि शुक्ला उनको हर जगह फॉलो कर रहे हैं, तो राजकुमार शुक्ला एक बार फिर गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि फिक्स ए डेट, कि एक डेट फिक्स कर दो कि आप कब चलने वाले हैं। तो गांधी जी ने सोच के बताया कि ऑन सो एंड सो डेट ही हैज टू कम टू कैलकाटा, कि उस दिन फला फला डेट को मुझे कैलकाटा आने। और जब गांधी अपनी उस फिक्स डेट पे कैलकाटा पहुंचते हैं तो क्या नोटिस करते हैं, दैट राजकुमार शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा, कि जहां गांधी जी ने बोला था राजकुमार शुक्ला अपने घुटनों के बल, जिसको कहते हैं ना उकड़ू बैठे हुए, गांधी जी का वेट कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को देख के शुक्ला को क्या बोला है, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है कि वेरी वेरी डिटर्मिन्ड, कि जो ठान ली उसको करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुक्ला कैसे थे, ही वॉज रेजोल्यूट। ठीक है। उसके बाद ये दोनों गांधी जी और शुक्ला वहां से चलते हैं कैलकाटा, मीन्स कैलकाटा से चलते हैं पटना। कैलकाटा में तो ये दोनों मिले हैं, अब पटना के लिए चलते हैं। पटना क्या है, बिहार में है।
वहां पे उन्होंने सोचा, शुक्ला ने, कि गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद से मिलवाते हैं। राजेंद्र प्रसाद उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन जब उनके घर पहुंचे तो पाया कि मिस्टर प्रसाद ही वॉज आउट ऑफ टाउन। तो प्रसाद जी घर पे नहीं थे, तो उनके जो सर्वेंट्स थे, शुक्ला उनके घर आते जाते रहते थे और उनको पता था कि जो ये मिस्टर शुक्ला है, राजकुमार शुक्ला, उनके मास्टर को तंग करते रहते, बार बार आते हैं, परेशान करते हैं, शेयर ब्रोकर्स की प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो उनके सर्वेंट्स ने गांधी जी को भी एक दूसरा शेयर ब्रोकर समझा एंड ही लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, कि उनको धरती पे ही बैठने दिया। ये नहीं कि कुछ बैठने के लिए चेयर या चारपाई ऑफर कर दी हो। और इवन गांधी जी को कुएं से भी पानी निकालने को अलाउ नहीं किया गया। ही वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कंसिडरिंग दैट ही वॉज एन अनटचेबल एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम हिज बकेट कुड पल्यूट द एंटायर सोर्स ऑफ वाटर। कि गांधी जी भी एक अनटचेबल है और उनकी पानी की बाल्टी से कुछ बूंदे अगर कुएं में गिर गई तो पूरे का पूरा कुआं पल्यूट हो जाएगा। उस टाइम अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। और ऐसा उन्होंने क्यों सोचा होगा गांधी जी के बारे में, आप समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि गांधी जी किस तरह का लिबास पहनते थे, वेरी सिंपल धोती, और वो खुद बड़े ही पतले दुबले थे और राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे। तो सर्वेंट्स ने उनको भी एक शेयर क्रॉपर, एक फार्मर समझा, एक अनटचेबल समझा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जब प्रसाद जी नहीं मिले तो गांधी जी और शुक्ला दोनों मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होते। मुजफ्फरपुर क्यों जाते? क्योंकि वो ऑन द वे टू चंपारण है, एंड रूट टू चंपारण है। अब जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो गांधी जी का वेलकम कौन करते हैं? मिस्टर जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी से गांधी जी शांति निकेतन में मिले थे। तो कृपलानी एक लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ उनका वेलकम करने के लिए आते हैं और वहां मुजफ्फरपुर में गांधी जी प्रोफेसर मालकानी के घर में स्टे करते हैं। अब चैप्टर में आता है कि प्रोफेसर मालकानी के घर गांधी जी का जो स्टे है ना, दैट इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। अब इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग क्या है? क्योंकि मिस्टर मालकानी क्या है? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गांधी जी क्या है? ही इज एन एडवोकेट ऑफ होम रूल। तो उस टाइम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, वो जो भी होम रूल के एडवोकेट्स थे उनके साथ सिंपैथी नहीं शो कर सकते थे। इफ दे शोड सिंपैथी टुवर्ड्स द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, दे वर ट्रीटेड एज, यू कैन से, गवर्नमेंट्स एंटी। तो इस तरह का जो बिहेवियर था, इसको इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब गांधी जी पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर में गांधी जी से शेयर क्रॉपर्स मिलने के लिए आते हैं और वो सोचते हैं कि गांधी जी उनके चैंपियन हैं, उनकी हेल्प के लिए आए। अब गांधी जी वहां पे लॉयर से मिलते हैं ताकि इस केस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनसे प्राप्त कर सके, उनकी जानकारी ले सके। लेकिन गांधी जी ने जब उनसे बात की तो उन्होंने उनको फटकार लगाई। चाइल्डेड वर्ड, चाइल्डेड का मीनिंग क्या होता है? फटकार लगाना, डांटना। क्यों? क्योंकि जो ये लॉयर्स थे वो पुअर पीजेंट से बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे अपनी उनके केसेस को कोर्ट में लड़ने के लिए, तो उसके लिए उनको फटकार मिली। अब इसके साथ साथ हम देख लेते कि इस चैप्टर में इसके बाद बताया गया कि शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था। शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था कि उस टाइम में जो एरेबल लैंड थी, एरेबल लैंड क्या होती है? जिस धरती पर खेती की जाती है, वो बड़े बड़े स्टेट्स में डिवाइड कर रखी थी, बड़े बड़े फार्म्स में डिवाइड कर रखी थी, जिनको हम स्टेट्स बोलते थे। और जिनके ओनर्स कौन होते थे? ब्रिटिशर्स। वो उनको लैंडलॉर्ड्स बोलते थे। ब्रिटिशर्स को क्या बोलते थे? लैंडलॉर्ड्स। और इन लैंडलॉर्ड्स ने जो इंडियंस थे, इंडियन फार्मर्स थे, उनको एज ए टीनेंट्स रखा हुआ था खेती बाड़ी करने के लिए। और इन टीनेट्स को क्या कंपेल किया हुआ था कि उनको इंडिगो ग्रो करनी है अपनी फार्म लैंड पे। कितने पे? 3/20% या 15%। 3/20 या 15% लैंड पे इंडिगो तो ग्रो ही करना है। ये तो करना है। उसके साथ में क्या है कि जितनी भी हार्वेस्ट होगी, जितनी भी फसल पैदा होगी, वो सारी की सारी एज ए रेंट
अपने लैंडलॉर्ड्स को जमा करवानी है, यानी कि बिल्कुल अपने पास नहीं रखेंगे, जितनी पैदावार होगी सारी जमा करवाएंगे लैंडलॉर्ड्स के पास। ठीक है, तो ये बहुत ही जो सिस्टम था कि इतनी मेहनत से तो ये इंडिगो पैदा होती थी और पूरी की पूरी फसल लैंडलॉर्ड्स ले लेते थे। उसी टाइम वर्ल्ड में एक दूसरी घटना भी चल रही थी कि जो जर्मनी है वहां पे सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया गया। अब हम जानते हैं कि सिंथेटिक इंडिगो ये बड़ा ही चीप था, मार्केट में आ रहा था, और ब्रिटिशर्स ने बड़े स्मार्टली, बड़े कनिंगली, बड़े चतुरता से क्या एक प्लान बनाया, क्योंकि शेयर क्रॉपर्स थे वो खुश नहीं थे इंडिगो ग्रो करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने ऑफर दिया कि जो शेयर क्रॉपिंग नहीं करना चाहते इंडिगो की वो फ्री हो सकते हैं, हम उनसे एक कंपनसेशन अमाउंट लेंगे और उसके बाद उनको फ्री कर देंगे, वो जो मन में आए वो खेती कर सकते हैं। तो कुछ जो फार्मर्स थे, कुछ जो शेयर क्रॉपर्स थे, वो उनसे एग्री हो गए और उन्होंने साइन कर दिए और उनको मनी दे दी ब्रिटिशर्स को, लैंडलॉर्ड्स को। और कुछ जो ऐसे थे जो नहीं माने, तो ब्रिटिशर्स ने उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, ठग्स का यूज किया, जो उनको थ्रेट करते थे, डराते धमकाते, और इस तरह से उनको कंट्रोल किया। अब धीरे धीरे जो ये सिंथेटिक इंडिगो की बात थी, जो इंडिया के इलिटरेट शेयर क्रॉपर्स थे उनको भी पता लग गई। अब जिन्होंने पैसे नहीं दिया वो तो ठीक है, उनकी तो वैसे ही लैंडलॉर्ड्स के साथ क्लैश चल रहा है, लेकिन जिन्होंने पेमेंट दे दी थी, कंपनसेशन अमाउंट दे दी थी, जब उनको पता लगा कि ब्रिटिशर्स ने तो एक चाल चली है उनके साथ, तो उन्होंने अपना जो पैसा उनको दिया था उसको वापस लेने के लिए डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। दे वर आफ्टर द ब्रिटिशर्स टू टेक देयर मनी बैक। तो इस तरह से शेयर क्रॉपर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच आपस में क्लैश चल रहा था, और इस क्लैश में यानी कि वहां का जो माहौल था बड़ा ही गर्म था, एक काफी आपस में टकराव चल रहा था। और उस टाइम गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं, चंपारण। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। इसके बाद गांधी जी चंपारण पहुंचते, और हमने देखा कि गांधी जी के चंपारण पहुंचने के समय जो माहौल था वो बड़ा ही टेंस था शेयर क्रॉपर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में। तो अब जब गांधी जी यहाँ आते हैं, तो गांधी जी आते के साथ सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन से मिलने जाते हैं, और वो इस बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, लेकिन he gave no information to गांधी जी, और रादर उनको ये कहा कि he is an outsider and he should leave from here। लेकिन गांधी जी ने कहा कि I am not an outsider, कि मैं ही मेरे देश में आउटसाइडर हो गया, रादर you are the outsider। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, गांधी जी जाते हैं मिलने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर तिरहुत डिवीजन के हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ही बुलेड हिम मीन्स वो उनको डराने की कोशिश करते हैं, एंड थ्रेटन टू लीव, और गांधी जी को थ्रेट देते हैं कि आप यहाँ से ये जगह छोड़ के चले जाओ, चंपारण छोड़ के चले जाओ। इसके बाद गांधी जी आते हैं मोतिहारी। मोतिहारी क्या है, चंपारण की कैपिटल है। वहां पे गांधी जी का अच्छे से वेलकम किया बाय ए वास्ट मल्टीट्यूड। वास्ट मल्टीट्यूड मीन्स बहुत ज्यादा लोग उनके वेलकम के लिए वहां पधारे। वहां पे क्या किया, गांधी जी ने एक घर ले लिया और उसको अपना एज ए हेडक्वार्टर यूज किया, कि वहां से सारी जो भी एक्टिविटीज थी उस घर को अपना हेडक्वार्टर बना के वहां से सारे काम किए। और वहीं पे रहते हुए गांधी जी ने अब जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि क्या हो रहा है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। ये सब कर ही रहे थे गांधी जी, तो उनको एक सूचना मिली कि एक जो पीजेंट है, एक जो शेयर क्रॉपर है, उसके साथ मैल ट्रीटमेंट हुआ है, यानी उनके साथ मिसबिहेव किया है अथॉरिटीज ने, पुलिस ने, लैंडलॉर्ड्स ने। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी ने सोचा कि वो एलिफेंट बैक पे बैठ के, कि घोड़े मीन्स हाथी पे बैठ के उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में क्या होता है, जो सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर होता है वो उनको रोक लेता है और अपने साथ वापस ले आता है। और जैसे ही गांधी जी वापस आते हैं उनको एक समन दे देते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर देते हैं, और उसमें क्या लिखा होता है, दैट गांधी हैज टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। उस नोटिस में लिखा है कि गांधी जी को इमीडिएटली चंपारण छोड़ के चले जाना है, लेकिन गांधी जी उसका डिसओबे करते हैं, वो उस नोटिस को फॉलो नहीं करते, उसके ऊपर ही साइन करके लिख देते हैं दैट ही विल नॉट ओबे द नोटिस ऑर्डर्स। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग
एक बहुत बड़ी क्राउड, मतलब जितने भी लोग वहां पे पहुंच सकते थे वहां पहुंचे, और कहते कि पूरा जो मोतीहारी शहर है वो ब्लैक हो गया था। ब्लैक में सबके सर इतने ज्यादा नंबर में थे कि ऐसा लग रहा था मोतीहारी टाउन ब्लैक ही दिख रहा था। ठीक है, तो इतनी क्राउड थी कि जो अथॉरिटीज थी, जो पुलिस थी, वो उनको कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। तो गांधी जी ने हेल्प की इनको, अथॉरिटीज को रेगुलेट करने के लिए, क्राउड को, कि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए गांधी जी ने सपोर्ट किया, तब जाके वो कहीं उनको संभाल पाए। उसके बाद क्या किया, गांधी जी ने कहा कि ये जो है, जो इतने सारे लोग आज मेरे सपोर्ट में आए हैं, दैट इज द प्रूफ कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो आज तक इतने माइटी थे, इतने पावरफुल थे, जो उनकी अथॉरिटी को कभी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, आज इतने सारे उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। कि इसका क्या मीनिंग है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, उनको भी चैलेंज किया जा सकता है। दे कैन ऑल्सो बी चैलेंज। तो ये एक तरह से किसकी शुरुआत थी? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि डर पे कंट्रोल के, डर से आजादी की शुरुआत थी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जब गांधी जी मोतिहारी कोर्ट पहुंचे तो हमने देखा कि काफी सारी क्राउड वहां पे थी, और जो ब्रिटिशर्स थे उनसे कंट्रोल में नहीं हो रही थी। तो गांधी जी ने अथॉरिटीज की हेल्प की क्राउड को कंट्रोल करने में। तो इस टाइम जो सिचुएशन थी काफी सेंसिटिव थी, और जो प्रोसिक्यूटर थे, प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो लॉयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूटर। तो उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि इस केस को ना पोस्टपोन कर देते, क्योंकि केस काफी सेंसिटिव है और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन गांधी जी ने इसका प्रोटेस्ट किया कि व्हाई शुड इट बी यू कैन से पोस्टपोन, कि अभी तो जो जजमेंट देना है। तो इसमें यहाँ पे गांधी जी एक बात कहते कि वहां उस टाइम उनके मन में एक कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज था। कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी किस बात का? कि वो गांधी जी क्या थे कि ही डिड नॉट वांट टू सेट ए बैड एग्जांपल ऑफ लॉ ब्रेकर, क्योंकि गांधी जी खुद एक लॉयर थे और एक लॉ ब्रेकर के रूप में एक बुरा एग्जांपल सेट नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ क्या थी कि उनको ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस करनी थी, यानी कि मानवता और देश सेवा। तो ये दोनों एक साथ तो नहीं कर सकते, इनमें से एक ही कर सकते। अगर लॉ ब्रेक करोगे तभी आप ह्यूमैनिटेरियन या नेशनल सर्विस कर सकते हो, और अगर ये नहीं करोगे तो फिर आपको लॉ ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गांधी जी को क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? तो ही सेज कि ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, कि मतलब उनको इस तरह से अपने आप को लॉफुल अथॉरिटी से रिस्पेक्ट के लिए नहीं किया था, लेकिन किस लिए किया उन्होंने? बट इन ओबीडियंस ऑफ द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग। आवर लॉ ऑफ आवर बीइंग मीन्स कि द वॉइस ऑफ आवर कंसेंस, कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज को मानते हुए कि इन दोनों दोनों ही वैसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या मुझे करना चाहिए, विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट? तो गांधी जी को लगा कि जो ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस है वो उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस टाइम उन्हें मानवता और देश सेवा करनी चाहिए, इसलिए उन्हें लॉ को ब्रेक करना पड़ रहा है। इसलिए गांधी जी कहते हैं ये उनके माइंड में एक तरह से कंफ्लिक्ट चल रहा था। अब देखिए आगे चलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी, अब जो लॉयर थे वो चाह रहे थे कि जो गांधी जी थोड़ा टाइम, जब तक वो डिसाइड कर ले, तो 120 मिनट के आसपास का टाइम है, इस टाइम में गांधी जी को बेल पे रिलीज कर देते हैं, बेल पे फ्री कर देते हैं। लेकिन गांधी जी ने बेल के लिए मना कर दिया। तो फिर बाद में क्या हुआ कि उनको रिलीज कर दिया गया, फ्री कर दिया गया विदाउट एनी बेल। अब उसके बाद क्या होता है, जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था तो रात को जहां अपने हेडक्वार्टर से गांधी जी ने राजकुमार, राजेंद्र प्रसाद और बाकी जो दूसरे लॉयर्स थे उनको लेटर भेजे थे, तो वो सारे लॉयर्स अब गांधी जी से मिलने आ गए। अब गांधी जी ने कहा, क्योंकि उनको देखो जेल तो हुई नहीं, वहां तो फ्री हो गए, तो गांधी जी ने कहा कि अगर मैं जेल जाता हूं तो क्या, कि सपोज करो अब तो मैं नहीं गया, लेकिन ऐसा होता है कि मुझे दोबारा से जेल भेज दिया जाता है, तो तुम लोग क्या करोगे? तो लॉयर्स ने कहा कि देखो हम तो आपको सलाह देने आए, लीगल एडवाइस के लिए आए, अगर आप जेल जाओगे तो हम वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने आपस में मीटिंग की, दे वेंट बैक एंड दे हैड ए मीटिंग, आपस में डिस्कशन किया, और मीटिंग के बाद फिर से वापस आए और उन्होंने क्या बोला कि अगर आप
प्रिजन जाते हैं, आप जेल जाते हैं, तो हम लोग कोर्ट अरेस्ट देंगे। कोर्ट अरेस्ट देंगे कि मतलब हम भी आपके साथ साथ अरेस्ट हो जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आप लोग मेरे साथ हैं, इट मीन्स कि ये बैटल ऑफ चंपारण इज वन, कि ये लड़ाई तो हम जीत चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ प्रोविंस से क्या मिलता है, लेटर मिलता है, रिटर्न लेटर, जिसमें क्या कहते हैं कि इस केस को ड्रॉप कर दिया गया। जो ये केस गांधी जी पे लगाया था, इसको ड्रॉप कर दिया। अब गांधी जी और लॉयर्स उन सब ने मिलके अब सबूत इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिए लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, और उन्होंने पाया कि थाउजेंड्स ऑफ प्रूफ्स थे उनके पास। एक बिग माउंटेन ऑफ यू कैन से प्रूफ वाज देयर। अब जो एलजी है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, उन्होंने गांधी जी को बुलाया और उनसे डिस्कशन की। उनके साथ 4 लंबी लंबी मीटिंग्स हुई और बाद में ये फाइनल हुआ कि इनजस्टिस तो हुआ है शेयर क्रोपर्स के साथ। तो अब उन्होंने इंक्वायरी के लिए एक कमीशन की सेटअप किया गया, एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया गया कि जो इस पूरे मामले की छानबीन करेगा और इसका क्या होगा, क्या फैसला होगा, ये सुनाएगा। यस, तो आफ्टर द मीटिंग विद द गवर्नर जनरल, द कमीशन वाज सेट अप, द कमीशन फॉर इंक्वायरी। और इसमें कौन कौन मेंबर्स थे कमीशन में, एक तो लैंडलॉर्ड्स थे, दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और जो शेयर क्रॉपर्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ओनली गांधी जी वाज देयर। कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, लेकिन जो लाखों शेयर क्रॉपर्स हैं उनका सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव लिया गया और वो थे गांधी जी। तो बाद में जब डिस्कशन हुआ, कमीशन ने इंक्वायरी की, फैक्ट्स फाइंड आउट किए, तो ये नतीजे पे पहुंचे कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं दे आर गिल्टी, कि उन्होंने गलत किया है एंड दे शुड गिव द अमाउंट बैक। अब उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ मच टू बी पेड, कि कितनी मनी वापस करें, क्वेश्चन ये था। अब ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, बड़े स्मार्ट थे, इनको लगा कि गांधी जी 100% रीपेमेंट की बात करेंगे, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा, ही आस्क्ड ओनली फॉर 50%। और जैसे ही उन्होंने 50% मांगा तो ऑफिशियल्स ने उनको ऑफर किया सिर्फ 25%। उनको लगा कि गांधी जी यहाँ पे अड़ जाएंगे और ना जो भी उनको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, मामला यहीं पे ना एक तरह का डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। डेडलॉक क्या होता है कि जहाँ फिर उसके आगे बातचीत बंद हो जाएगी और ये मामला नहीं सुलझेगा। लेकिन टू एवरीबडी सरप्राइज गांधी जी एग्रीड फॉर 25% ऑफ पेमेंट। गांधी जी 25% के लिए एग्री हो गए। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों, रीजन देखिए। पहली बात तो जो ये लैंडलॉर्ड्स आज तक अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे, वो ना तो सिर्फ मनी ही देंगे बल्कि साथ साथ वो अपनी एक पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज भी जाएगी। उनकी जो इतनी बड़ी प्रेस्टीज इश्यू था वो भी जाएगा, साथ में कुछ मनी भी देंगे। दूसरी बात, जो पीजेंट्स थे जो आज तक दबाए ही गए थे, उनको ये कॉन्फिडेंस आया कि उनके भी लिए कुछ राइट्स हैं, उनके लिए कोई डिफेंडर्स भी है। डिफेंडर्स मींस जो उनको सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। और ये एक तरह से उनको करेज दिया कि हाँ, अगर कुछ गलत है हम उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं तो हम जीत भी सकते हैं। तो एक तरह से ये सारी जो बातें दिमाग में रखते हुए गांधी जी ने 25% के लिए एग्री कर दिया। और इस तरह से वो डेडलॉक को खत्म करना चाहते हैं। डेडलॉक क्या होता है, जब बातचीत की स्थिति ही ना हो, क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे तो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, और जब अपने अपने इश्यूज पे लेके अड़ के खड़े हो जाए तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। इस तरह से गांधी जी ने ये शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वहां पे खत्म करवाया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब गांधी जी देखिए कि कुछ दिन के लिए वहां पे गए थे, लेकिन वहां पे गांधी जी की लाइफ का अराउंड 1 ईयर चंपारण में स्पेंड हुआ। इसके बाद गांधी जी ने देखा कि वहाँ जो सिचुएशन है चंपारण में, सोशल एंड कल्चरल सिचुएशन बहुत ही खराब है। तो गांधी जी का विचार था कि अगर किसी भी जगह को इम्प्रूवमेंट करना है तो 2 फैक्टर्स सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, दीज आर एजुकेशन एंड हेल्थ। तो एजुकेशन के लिए उन्होंने वॉलंटियर टीचर्स को इनवाइट किया, और उनकी कॉल पे बहुत सारे वॉलंटियर टीचर्स वहाँ आए और उन्होंने
फ्री एजुकेशन दी, प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। इसी तरह हेल्थ के लिए वॉलेंटियर डॉक्टर्स दे केम फॉरवर्ड और उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया। अब लास्ट में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आता है, उसमें क्या होता है, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज है जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट है। पैसिफिस्ट क्या होता है, द फॉलोअर ऑफ पीस, और वो गांधी जी के डिसाइपल हैं। वो काफी दिनों से गांधी जी के साथ रह रहे थे। अब क्या होता है कि उनको ना फिजी आइलैंड्स जाना पड़ रहा है एज ए पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। तो वो गांधी जी से परमिशन लेने के लिए आए हैं, लेकिन जो उनके लॉयर फ्रेंड्स है गांधी जी के साथ, जो अभी लॉयर्स थे, वो क्या चाह रहे थे कि जो ये एंड्रयूज है ये इंडिया में ही रुके और उनके इस केस में और उनका साथ दे। आप समझ सकते हैं कि लॉयर्स ऐसा क्यों चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि एक ब्रिटिशर जब उनके साथ होगा तो उनका केस है वो मजबूत हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया कि एंड्रयूज यहाँ नहीं रुकेंगे इंडिया में। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि यू आर फाइटिंग फॉर जस्ट, योर कॉज इज जस्ट, जो तुम लड़ रहे हो जस्ट है, वो तुम सही के लिए लड़ रहे हो। तो यू शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स, रादर यू शुड रिलाई ऑन योर ओन, अपने ऊपर डिपेंड करके अपना केस लड़ो। और इस तरह से गांधी जी ने इंडियंस को, लॉयर्स को किस चीज का सबक सिखाया, सेल्फ रिलायंस का, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट का, कि जब हमारा कारण ठीक है तो हम अपने बलबूते पे लड़ना चाहिए, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। तो इस तरह से ये लर्नर्स समरी कंप्लीट होती है। आप पूरी कैसे समरी को देख के मुझे लगता है कि पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बड़ी जल्दी से रिकलेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अगर आपको पूरी डिटेल समरी देखनी है, डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है, तो मेरी जो कंप्लीट वीडियो है वो देखिए। और ये शॉर्ट समरी की रिवीजन आपके समरी आपकी रिवीजन के लिए है। सो लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल।